सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा और ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल और मई में ही मतदान की तारीख घोषित हो सकती है। तो मतगणना मई के अंतिम या जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पिछली बार 2019 में राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुआ था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारों से आ रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव की तारीखों का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 24 को घमासान को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां जहां कमर कस के पूरी तरीके से तैयार है, तो चुनाव आयोग भी कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और बड़ी खबर ये कि 6 से 7 चरणों में इस बार चुनाव कराने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसमें वो तारीखों का ऐलान कर सकता है कि कब कब चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चले कि 25 घंटों का बस इंतजार और रह गया है। कल 3 बजे के आसपास चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद वो तारीखों का ऐलान कर देगा कि कब चुनाव होने हैं। तो चुनाव की तारीख का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब 16 मार्च दोपहर 3 बजे का इंतजार, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कल जो है तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कल का दिन काफी खास रहने वाला है, क्योंकि लगातार देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें तमाम राजनीतिक दल अब एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रहे हैं। सभी को इंतजार है कि कब तारीखों का ऐलान किया जाए। तो कल का दिन बताया जा रहा है जब चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर आरसीए की सियासत से जुड़ी हुई है। आरसीए में अध्यक्ष पद के लिए 8 अप्रैल को चुनाव होंगे और पूरी प्रक्रिया के लिए सुनील अरोड़ा चुनाव अधिकारी होंगे। तो वहीं टीआर मीणा को सहायक चुनाव अधिकारी लगाया गया है। बताते चले कि अभी धनंजय सिंह आरसीए के अंतरिम अध्यक्ष हैं और वो मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं। इसके पहले पूर्व सीएम के बेटे वैभव गहलोत ने अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद धनंजय सिंह आरसीए के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 8 अप्रैल को आरसीए के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि समय बेहद कम बचा है। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे अभी इस पद को संभाल रहे हैं। सुनील अरोड़ा चुनाव अधिकारी होंगे। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी और अब ईवीएम से ही 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अब ईवीएम पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। तो चुनाव कोई भी हो, ईवीएम पर तमाम तरीके के सवाल जो है राजनीतिक पार्टियों के जरिए दागे जाते थे और इसी को लेकर के ये बड़ी राहत बताते चले मानी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से जो मिली है ईवीएम को लेकर के, अब बताया जा रहा है कि आगामी जो चुनाव होगा, आम चुनाव, वो ईवीएम के जरिए ही करवाया जाएगा। हालांकि वीवीपैट के जरिए जो विपक्ष है वो लगातार मांग करता रहता है कि ईवीएम के जरिए चुनाव ना करवाया जाए, लेकिन पुरानी प्रक्रिया को ही दोहराया जाए। हालांकि बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत मिली है। इलेक्शन कमीशन लगातार कहता रहता है कि ईवीएम से चुनाव करवाना बेहद ही सेफ होता है और यही वजह है कि ईवीएम जो है उसकी शुरुआत चुनाव प्रक्रिया में हमने की थी। हालांकि अब जो है बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईवीएम को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एसबीआई को एक बार फिर से नोटिस दिया है और सोमवार तक जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दे और उससे पहले उसकी डिजिटल कॉपी तैयार कर रिकॉर्ड में रख ले। तो सोमवार तक एसबीआई से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। बताते चले कि आज यानी 15 तारीख तक का समय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। एसबीआई को कहा गया था कि 15 तारीख को इस पूरे मामले को सार्वजनिक करें और बताएं कि चुनावी बॉन्ड के तहत किस पार्टी को कितना रुपया कहाँ गया है, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाने की जो बातचीत कही गई थी उनसे। हालांकि इससे एक दिन पहले यानी कि कल ही एसबीआई ने इस पूरे मामले का जो डेटा था वो सार्वजनिक कर दिया था और वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया गया था।
और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर के बीजेपी ने बड़ी मांग कर दी है। बीजेपी ने चोट के मामले की जांच की मांग कर दी है और बीजेपी के दिलीप घोष ने यह कहा कि ये सब कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है और इसे लेकर के जांच होनी चाहिए। तो अस्पताल को सफाई क्यों देनी पड़ी और तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। पीछे से धक्का देने की थ्योरी भी अब यहां पर पूछी जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी है जिनके सिर में ये चोट लगी है और उनको चोट कैसे लगी, अब इस पर सस्पेंस बरकरार है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हमें फोटो मिला है तो हम उनकी बहुत जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और स्पीडी रिकवरी हो उनको ईश्वर के पास हम वही प्रार्थना करते हैं। उनको जल्द से जल्द इससे स्वस्थ होके फिर से स्वाभाविक जीवन में लौटे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। चोट बहुत गहरी है, हमने देखा है, जो फोटो देखा है काफ़ी इट इज़ डिस्टर्बिंग, इट्स अ वेरी डीप वुंड। उनको सर में कोई चोट ना लगे और जब वो गिरी थी क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था, उसके कारण तो नहीं हुआ था, ये एक बात थी। लेकिन वो लग रहा है कि रिपोर्ट जो है वो अच्छा आया है, ऐसा लग रहा है। तो हम जब बहुत नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी सब चारों तरफ से देख रहा हूँ, अब वो बोल भी नहीं सकते। अब ये हम चाहेंगे, सब लोग मिलकर ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर जाए। फाइटर है बहुत जल्दी। और ये भी एक संयोग है कि ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव के दौरान भी चोट लगी थी और अब लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्हें चोट आई है। 10 मार्च 2021 को ममता नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान घायल हुई थी। ममता के पैर में चोट आई थी और इसके बाद उन्हें कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में 3 दिन तक एडमिट रहना पड़ा था। डॉक्टरों ने उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ाया था और इसके बाद ममता ने व्हील चेयर पर बैठकर ही विधानसभा चुनाव प्रचार किया था। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान की 25 सीटों का ओपिनियन पोल और ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखी है। आपको बता दें कि राजस्थान में इंडी गठबंधन को बड़ी निराशा हाथ लगी है। सभी 25 सीटों पर एनडीए को बम्पर बढ़त मिली है। ओपिनियन पोल में राजस्थान में एक बार फिर से एनडीए क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई है, यानी कि जिस तरीके से पिछले 2 आम चुनाव की बात करें तो बीजेपी को यहां पर 25 की 25 सीटें मिली थी और एक बार फिर से राजस्थान में क्लीन स्वीप करती हुई एनडीए नजर आ रही है। 25 सीटों पर एनडीए को बम्पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो विपक्ष के हाथ पैर इस बात से अब फूल चुके हैं कि ओपिनियन पोल में जिस तरीके से एनडीए को बढ़त मिली है, 400 प्लस सीटें जो है एनडीए को दिखाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि अगर राजस्थान की बात करें तो 25 सीटों पर एनडीए को ही जीत मिलती हुई नजर आ रही है। का आने वाले आम चुनाव के लिए सर्वे आया है। मैं कह सकता हूं कि सटीक सर्वे है, धरातल से जुड़ा सर्वे है। निश्चित रूप से जैसा न्यूज़ 18 का आकलन है कि देश में 400 से अधिक सीट ला करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। राजस्थान की जो परंपरा है 2014 और 19 में 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को जाने की, ये परंपरा बरकरार रहेगी। 25 सीट हम जीतेंगे और केवल अब नॉर्थ नहीं, देश के प्रत्येक हिस्से में, चाहे वो पूर्व होगा, दक्षिण होगा, उत्तर होगा, सब क्षेत्रों में इस प्रकार से आज लगातार सीटों की वृद्धि सा आंकलन आ रहा है। वैसे ही देखते हुए संपूर्ण भारत के मानचित्र के ऊपर कमल खिलता हुआ नजर आएगा। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को काम हो, और जो एक दिन कहा जाता था कि बीजेपी वाले मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उसको पूरा करने का काम किया। आज पूरा देश भगवा में हो रहा है। जिस प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर और माननीय प्रधानमंत्री कोविड-19 को भी परास्त करने का काम किया। और आज मैं न्यूज़ 18 को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक विश्वस्त खबर चलाने वाला जो आपका चैनल है,
उसके माध्यम से भी आज जनता को ये साफ जाहिर कर दिया कि अब की बार मोदी सरकार आएगी और 400 पार आएगी। तो एक तरफ बीजेपी के खेमे में न्यूज 18 के ओपिनियन पोल के नतीजों से उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमा बटा हुआ है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर में जो एक नाम कमाया है और देश का नाम सम्मान बढ़ाया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। देखिए, मैं समझता हूँ बड़े नेताओं को पता है बेइज्जती कराने से तो घर में इज्जत बचाया जाए तो ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने मामला ऊपर कर लिया होगा अपने शीर्ष नेतृत्व से कि हमें रहने दो, हमें चुनाव मत लड़ाओ, नहीं तो और पार्टी की बुरी बेइज्जती हो जाएगी। इसके लिए माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय अखिलेश यादव जी को, एनडीए को धन्यवाद देना चाहिए कि आज इन्हीं दो नेताओं की वजह से एनडीए उत्तर प्रदेश में 77 सीटें हासिल कर रही है, क्योंकि इनकी नाकामी ने एनडीए को 77 सीटों की बढ़त ओपिनियन पोल में दिलाई है। और मैं ये जानता हूँ, ये दावे के साथ कहता हूँ, इनकी नाकाबिलियत और इनकी नाकामी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 दिलाएगी। किसी भी हालत में इंडिया को, यानी कि हमारे महाविकास गठबंधन को विद्यमान बीजेपी लेड एनडीए से ज्यादा सीटें मिलने में कोई और लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस ने इस सीट से उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा है, जिन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इस सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी मैदान में हैं। विश्वास व्यक्त किया है, मेरे में बुलाकर के टिकट दिया है। लोगों ने ठान ली कि हम जीते हुए थे, कैसे हार गए, उसका बदला लेने के लिए कार्यकर्ता मैदान में उतर रहे इस बार। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में उदयलाल आंजना को चित्तौड़गढ़ से चुनावी मैदान में क्या उतारा, कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखा जा रहा है। ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन लोकसभा के रण में कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर दांव लगाया है। जयपुर से लौटने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आला कमान के फैसले से कार्यकर्ता कितने खुश हैं। पार्टी का आदेश है, सोनिया जी ने विश्वास व्यक्त किया है, मेरे में बुलाकर के टिकट दिया है, तो निसंदेह और उससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जब से चित्तौड़ जिले में प्रवेश किया है, वहां से यहाँ आया तक ऐसा उत्साह या तो 98 में देखा था, या फिर कार्यकर्ताओं के स्वतः ही जो उत्साह आता है वही अच्छे नतीजे लाता है, इसमें कोई दो नहीं। चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनाव का रण रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि इस सीट से उदयलाल आंजना पहले सांसद रह चुके हैं और उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता रहे जसवंत सिंह को हराया था। लेकिन इस बीच चित्तौड़गढ़ के संग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में हैं और चित्तौड़गढ़ की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन उदयलाल आंजना विश्वास से भरे हैं और 1998 के चुनाव का जिक्र करते हुए जीत का दम भर रहे हैं, क्योंकि ये वही साल था जब उदयलाल आंजना ने जसवंत सिंह को हराया था। मैं किसान हूँ, युवा हूँ और लोगों का चाहता हूँ। वो प्रदेश अध्यक्ष तो वही राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री हूँ, जसवंत सिंह जी को हराया है, पार्टी का पूरा साथ है मेरे पास और किसानों की ताकत मेरे साथ है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को इसलिए टिकट दिया ताकि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह हार का सामना न करना पड़े। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने गोपाल सिंह को चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सीपी जोशी ने गोपाल सिंह को भारी मतों से हराया था। जानकारों का कहना है कि उदयलाल आंजना लोकल हैं और इनकी किसान वर्ग में अच्छी पकड़ है। एक बार उसी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही लोकल में इनके अलावा कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं, इसी कारण उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया। अब वो परसेंटेज तो 100 तक ही होते हैं, लेकिन मैं 200 कहूँ तो भी कम है। चुनौती नहीं है कार्यकर्ताओं का जो हुजूम अभी आपने गंगरा टोल पे नहीं देखा, इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। लोगों ने ठान ली कि हम जीते हुए थे, कैसे हार गए, उसका बदला लेने के लिए कार्यकर्ता मैदान में उतर रहे इस बार। 2014 से लेकर 2019 तक 2 बार लगातार सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के रण को जीतते आ रहे हैं। ऐसे में उनका मुकाबला कांग्रेस के उदयलाल आंजना के अलावा निर्दलीय ताल ठोकने के संकेत देने वाले चंद्रभान सिंह आज्ञा से भी हो सकता है।
ऐसे में चुनाव के नतीजे बेहद रोमांचक होने वाले हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंडारा की रिपोर्ट। तो उदयपुर में आज नगर निगम की अतिक्रमण की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी धान मंडी इलाके में जारी रही है। गुरुवार को धान मंडी इलाके में निगम की टीम पहुंची और अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। साथ ही सड़क पर फैला हुआ सामान भी जब्त किया गया और उसके बाद आज टीम फिर मंडी में पहुंची तो एक दुकानदार था वो रातों रात पक्का निर्माण कर दिया और ऐसे में निगम के दस्ते में जेसीबी की मदद से पक्का निर्माण ध्वस्त कर दिया। इस दौरान दुकानदार ने आक्रोश में उसके चेहरे पर जो है आक्रोश वो देखने को मिला और अपनी दुकान में रखा वो जो सामान है वो सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान दुकानदार के बेटे ने फूड ऑयल की बोतल सड़क पर फेंकी तो अधिकारी के कपड़े भी बताया जा रहा है कि इसकी वजह से खराब हो गए थे। तो निगम कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी और इसी दौरान बताते चले एक दुकानदार आग बबूला हो गया और दुकान का सामान वो सड़क पर फेंकने लगा। और बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। घनश्याम तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं जो कि बीजेपी नेता आपको सुनाते हैं। जितने भी अपने जिले थे उनके पेट्रोल पंप थे, फ्रेट ज्यादा होने के कारण से वहां रेट ज्यादा थी। तो अगर 2% कम भी कर देते तो उन स्थानों पर इतना रुपया कम नहीं होता। उदाहरण के लिए ये कम करने से जयपुर में 3.95 करीब 4 रुपया कम हुआ और गंगानगर में 7.80 यानी इतना रुपया कम हुआ। तो ये करके लेकिन अब राजस्थान में सारे जिलों में सारे पेट्रोल पंपों पर एक ही रेट में सारा पेट्रोल और डीजल मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम बजरलाल सरकार ने किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और राज्य की जनता मतदाताओं की ओर से ये उनको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूं। उन्होंने इतने जल्दी काम अपना वादा पूरा किया। दूसरा उन्होंने बड़ा काम किया कि हमारे यहाँ 46% डीए मिल रहा था कर्मचारियों को, उसका भारत सरकार ने 4% बढ़ाया। तो उसी के अनुरूप राजस्थान सरकार ने तुरंत 4% बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए 1640 करोड़ रुपए का बोझ अतिरिक्त भार अपने ऊपर वहन करते हुए उसको लागू कर दिया। तो एक प्रकार से और इसी प्रकार 1750 करोड़ रुपए तेल कंपनियों को राज्य सरकार चुकाएगी। जो ये पैसा कम किया है, जो खर्चा कम आएगा उसको राज्य सरकार वहन करेगी। ये 2 बड़े काम उन्होंने किए। इसके साथ साथ ही आप एक आश्चर्य करोगे कि एसआईटी पहले भी थी और एसआईटी आज भी है। इस एसआईटी ने गठन के बाद में 65 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें 20 के आसपास वो लोग हैं जो दूसरों के द्वारा परीक्षा दिलाकर या पेपर लीक करके गए, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के नहीं भारत के इतिहास में पेपर लीक के मामले में ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और बजरलाल सरकार इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और वो अधिकारी जिनके नेतृत्व में सारा काम हुआ है बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बहुत बड़ी कार्रवाई करके 10,000 लोगों को पाबंद किया है, उनकी खोज की है। और साथ ही साथ अब और कोटा का रुख करते हैं जहां से बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट परिसर में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है और हमले से बचने के लिए लोग भागते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि वाहन सवारों ने भी रुक करके अपनी जान बचाई है। भगदड़ मचने से 2 वाहन सवार आपस में टकराए हैं और मधुमक्खियों के हमले के कुछ देर पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन था। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हड़कंप तब मच गया जब मधुमक्खियों ने राहगीरों पर हमला बोलना शुरू कर दिया और मधुमक्खियों से बचने के लिए लोग इधर से उधर, ये देखिए तस्वीरों में, भागते नजर आए। कलेक्ट्रेट परिसर में मधुमक्खियों का ये जो तांडव है ये देखने को मिला है।
और अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मार्बल को ट्रक में लोड करने के दौरान हादसा हुआ है। लोड करने के दौरान भरभरा करके मार्बल गिरा है और मार्बल के नीचे बताया जा रहा है कि जो मजदूर काम कर रहे थे वो दबे हैं। तो मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मार्बल लोड किया जा रहा था और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि एक मजदूर दब गया। जोधपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। काफी समय से बीमार चल रहे आसाराम का मुंबई में इलाज अब किया जाएगा। आसाराम को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिल चुकी है। तो आसाराम को इलाज के लिए इजाजत मिल गई है और अब इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया जाएगा और इस दौरान उसके साथ एक एसपी रैंक के अधिकारी और 4 पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे। तो हनुमानगढ़ टाउन के भारत माता चौक पर बीती रात 2 अज्ञात चोर कटर से एटीएम काट कर ले गए। वहीं एटीएम को कार में डालकर ले जाने का सीसीटीवी भी उनका सामने आ चुका है। तो घटना के बाद टाउन पुलिस की गश्त और कार्य प्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं वारदात की जानकारी मिलने पर टाउन पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है, लेकिन मामले में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। साथ ही एटीएम में कितना कैश था इसकी भी जानकारी बैंक मैनेजर ने अपनी जो है टाउन पुलिस को अभी तक नहीं दी है। और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि जयपुर मेट्रो फेज 1D का शिलान्यास हुआ है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शिलान्यास कर दिया है। मानसरोवर से अजमेर रोड तक रूट का विस्तार होगा। 204.81 करोड़ की लागत से ये विस्तार जो है वो किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जयपुर वासियों को ये सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। जयपुर मेट्रो फेज 1D का शिलान्यास कर दिया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए